चलिए, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू का उपचार। कल आपको हमने बताया था कि डेंगू का कोई उपचार नहीं है। डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, केवल सहायक चिकित्सा ही इसका एकमात्र उपचार है। जैसे अधिक फीवर होने पर पैरासीटामोल ले सकते हैं और दर्द के लिए कोर्डिनेन को ले सकते हैं। दर्द निवारण के लिए कोर्डिनेन और फीवर से कम करने के लिए पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही डेंगू पेशेंट को लगातार मुख मार्ग से या ब्लड मार्ग से तरल आहार देते रहना चाहिए। तरल आहार देते रहना चाहिए ताकि शरीर का निर्जलीकरण ना हो। बता दूं कि यदि इसके बावजूद भी यदि किसी प्रकार के डेंगू के लक्षण प्रकट होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको तत्काल प्रभाव से नजदीकी हॉस्पिटल में या फिर चिकित्सक से सलाह और परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है ना? तो डेंगू का कोई उपचार नहीं है विशिष्ट, सिर्फ सहायक चिकित्सा ही इसका उपचार है। इसमें बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल और दर्द को कम करने के लिए कोर्डिनेन का प्रयोग आप कर सकेंगे। साथ साथ रोगी को तरल आहार देते रहना ताकि उसके शरीर का निर्जलीकरण न होने पाए, क्योंकि शरीर में जल की कमी होते ही प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी के साथ में गिरने लगेगी। ठीक है ना? ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं एक नोट इसी का डेंगू के संदर्भ में। मच्छरों के विनाश यानी मच्छरों के विनाश के लिए और डेंगू से बचाव के लिए WHO ने 15 जून को इंटरनेशनल एंटी डेंगू डे मनाने का निर्णय लिया। यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय एंटी डेंगू डे मनाने का निर्णय लिया है। 15 जून को इंटरनेशनल एंटी डेंगू डे। अब मैं आगे आपको बात करूंगा कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डेंगू। डेंगू का नियंत्रण और उसका उन्मूलन। अब मैं यहां उसके उन्मूलन की बात करूंगा। देख लेते हैं कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डेंगू। यानी इरेडिकेशन का मतलब हुआ उन्मूलन, और उन्मूलन शब्द किसी चीज का हमेशा के लिए उसके समाप्त करने का प्रयास उन्मूलन। जैसे होता है वन उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, यानी वन की कटाई। वैसे यहाँ इरेडिकेशन है डेंगू का। सुनो मेरी बात। मच्छरों से बचाव और डेंगू के उपचार की विधियों को, डेंगू के उपचार और मच्छरों से बचाव की विधियों को कहते हैं इरेडिकेशन, अर्थात इसको डेंगू उन्मूलन कहते हैं। डेंगू उन्मूलन के लिए कुछ विधियां हैं और वो विधियां मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी विधि अपनाना चाहिए डेंगू उन्मूलन के लिए। सबसे पहले बात, फुल वस्त्र धारण करें ताकि आपके हाथ पैर यानी बॉडी के अग्रांग का मतलब हुआ ये आगे के अंग, हाथ और पैर खुली अवस्था में ना रहे। हाथ पैर वस्त्रों से ढके रहना चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग
करना चाहिए। तीसरी बात, सोते समय मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कौन सी क्रीम है? इसे मच्छर प्रतिकर्षी क्रीम कहते हैं। वैसे भी रात में ये जो अंग खुले रहते हैं उनमें यदि कोई तली पदार्थ, कोई चिकना पदार्थ, नारियल का तेल या कोई और भी क्रीम लगा लेते हैं तो मॉस्किटो के जो मुखांग होते हैं वो आपकी स्किन को पंचर नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसी प्रकार की क्रीम है ये मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम। इस क्रीम का प्रयोग रात में सोते वक्त करना चाहिए। नंबर तीसरा, मच्छरनाशी धुएं का प्रयोग भी करना चाहिए। मच्छरनाशी धुएं का प्रयोग भी करना चाहिए। चौथी बात, घरों के आसपास अनावश्यक रूप से जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे टायर में, बोतल में, कूलर में, आसपास के गड्ढों में जल संग्रह न हो, क्योंकि एडिस एजिप्टी मॉस्किटो अपने अंडे ऐसे ही छोटे छोटे पात्रों में एकत्र हुए जल में विसर्जित करते हैं। इसलिए जल संग्रह ना हो, इस चीज का ख्याल रखें। इसके बाद क्या करना चाहिए? यदि किसी प्रकार का कोई लक्षण अपीयर होता है डेंगू का तो आपको संबंधित चिकित्सालय, संबंधित डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो पहली बात, मच्छरों से बचाव करें और मेन चीज है कि कपड़ों से अपने अंगों को ढक कर रखें। इस चीज का ख्याल रखें। ठीक है? तो ये हमने कंट्रोल और इरेडिकेशन की बात किया डेंगू की। तो इन सावधानियों को यदि करते हैं तो आप लोग मच्छरों से बचे रहेंगे और साथ साथ मच्छर से बचे रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप डेंगू से बच पाएंगे। ठीक है? अब मैं आपको अगला वायरल डिजीज बता रहा हूं और उस वायरल डिजीज का नाम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, यहां स्वाइन शब्द पिग से, स्वाइन का मतलब सुअर होता है, PIG, पिग होता है। स्वाइन फ्लू को पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इसको पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू को पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस पिग में ही पाया जाता है। यानी ये वायरस पिग में होता है और इस वायरस को SIV कहते हैं। SIV अर्थात इसको कहते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसको पिग इन्फ्लुएंजा कहते हैं क्योंकि ये वायरस पिग में होता है और इस वायरस को SIV कहते हैं, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। बता दें कि जनरली तौर पर मानव में स्वाइन फ्लू का संक्रमण पिग के द्वारा नहीं होता। इस चीज को नोट रखिएगा। जनरली तौर पर सामान्य रूप से मानव में पिग से स्वाइन फ्लू नहीं होता, जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन यदि पिग के माध्यम से मानव में स्वाइन फ्लू होता है तो इसको जूनोटिक इन्फेक्शन कहा जाता है। जूनोटिक इन्फेक्शन क्या समझो?
मैंने कहा कि सामान्य रूप से पिग के द्वारा मानव में स्वाइन फ्लू का संक्रमण जल्दी नहीं होता, लेकिन यदि कभी पिग के माध्यम से स्वाइन फ्लू का संक्रमण मानव को होता है तो उसको क्या कहते हैं, जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं, इसे जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, बता दूं कि स्वाइन फ्लू 2009 में पहली बार, स्वाइन फ्लू 2009 में पहली बार अमेरिका में फैला था सबसे ज्यादा, और उस समय 2009 में अमेरिकी मानव समुदाय को बहुत घातक प्रभाव झेलना पड़ा था, बहुत घातक प्रभाव पड़ा था अमेरिकी सोसाइटी में। इसलिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2010 में इस स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया। जैसे कोरोना महामारी घोषित हो गई है, इसी प्रकार से स्वाइन फ्लू को 2010 में WHO ने इसको महामारी घोषित किया। बता दूं कि 2015 में अकेले भारत में लगभग 36,000 लोग स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड हुए थे, और इनमें से लगभग 2600 लोगों की मौत हो चुकी है। 2600 लोग 2015 में भारत में मरे थे स्वाइन फ्लू के प्रभाव से, और 36,000 लोग स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुए थे। बता दूं, एक बार फिर से जब वायरस मानव में आ जाता है तब वो वायरस मानव से मानव में ही फैलता है, जैसे कोरोना वायरस फैलता है उसी प्रकार से ये स्वाइन फ्लू का वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है। अब मैं आपको बताता हूं स्वाइन फ्लू का जो वायरस है एसआईवी, ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस एसआईवी के दो स्ट्रेन हैं। स्ट्रेन माने प्रभेद, स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी। स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी तो इसके स्ट्रेन हैं स्वाइन फ्लू के, यानी इस वायरस के दो स्ट्रेन हैं। और बता दूं कि इन दो स्ट्रेन में भी जो दो स्ट्रेन है एसआईवी के, तो इनके भी सब स्ट्रेन है। सब स्ट्रेन माने सब स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रभेद, प्रभेद मतलब जिससे अंतर किया जा सकता हो। और इसी दो स्ट्रेन ए और बी के अनेक सब स्ट्रेन हैं, उप प्रभेद हैं। और उप प्रभेद सुनिए, H1N1, H1N1 ये पहला प्रभेद है। फिर H1N2, फिर H2N1, फिर H3N1, फिर H1N2। ये 5 प्रभेद हैं सब स्ट्रेन है एसआईवी के। स्वाइन फ्लू का जो दो स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन ए है और दूसरा बी है, इनके भी सब स्ट्रेन है H1N1, ये इसी नाम से जाना भी जाता है H1N2। और यहाँ पर H3N1, H3N2, H1N1, H1N2, H2N1, H3N1 और H3N2, ये इसके उप प्रभेद हैं, यानी सब स्ट्रेन है इसके। और यही स्ट्रेन, यदि एक स्ट्रेन का संक्रमण किसी व्यक्ति को होता है तो दूसरे स्ट्रेन का संक्रमण भी
होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि एक प्रकार का स्ट्रेन का संक्रमण किसी को हो चुका है तो दूसरे प्रकार के स्ट्रेन होने की संभावना रहेगी, लेकिन जिस स्ट्रेन का संक्रमण होगा उसके होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। और अमेरिका में इसी का प्रसार सबसे पहले हुआ था, H1N1 का प्रसारण हुआ था, और भारत में भी 2015 में H1N1 का ही प्रसारण हुआ था। यानी यही स्ट्रेन सबसे ज्यादा व्यापक रूप में पाया जाता है। बता दूं, काजिज ऑफ डेथ यानी इसमें मृत्यु का कारण क्या है? काजिज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण, स्वाइन फ्लू में मृत्यु का कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। स्वाइन फ्लू में मृत्यु का मूल कारण है कि लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और किडनी असफल हो जाते हैं। किडनी, गुर्दे, वृक्क, तो किडनी और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है व्यक्ति का, इसलिए स्वाइन फ्लू से मृत्यु सर्वाधिक होती है। अब मैं इसके लक्षण बता देता हूँ। आखिर स्वाइन फ्लू के क्या क्या लक्षण हैं ये भी जान लेते हैं। Symptoms of swine flu, स्वाइन फ्लू के लक्षण सुनिए, क्या लक्षण है स्वाइन फ्लू के? सबसे पहला लक्षण है रनिंग नोज। अब नाम का भागती है। रनिंग नोज मतलब नाक बहना, ये पहला लक्षण, नाक बहती रहती जैसे जुकाम में बहती। दूसरा है नोज स्टिफनेस, नाक का कड़ापन, नाक बहुत कठोर हो जाती है अंदर से। नोज स्टिफनेस, नाक का कड़ापन, नाक का बहना, रनिंग नोज, नोज स्टिफनेस, नाक का कड़ापन। तीसरा सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गले में सूजन, अंदर जो गला होगा ना, बाहर से नहीं अंदर से, गले में सूजन, सोर थ्रोट। चौथा नंबर हेडेक, सिर दर्द और बुखार। पांचवा लक्षण सिर दर्द और बुखार के बाद वॉमिटिंग, उल्टी आना, यानी वॉमिटिंग, उल्टी और डायरिया। उल्टी और डायरिया इसको अमात्यसार कहते हैं, यानी बिना पूर्व सूचना के, समझ जाओ, बिना पूर्व सूचना के टॉयलेट निकल जाना मतलब हो गया डायरिया। तो वॉमिटिंग, डायरिया ये लक्षण, गले में सूजन 2 लक्षण, नाक का बड़ापन 3 लक्षण, रनिंग नोज 4 लक्षण, इसके साथ सिर दर्द, बुखार ये लक्षण, साथ साथ रेस्पिरेटरी और किडनी प्रॉब्लम। बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के और किडनी प्रॉब्लम के कारण ही स्वाइन फ्लू से अधिकांश मौत होती है। स्वाइन फ्लू से मौत का मुख्य कारण है श्वसन तंत्र का असफल होना और किडनी का असफल होना ही इसका मूल कारण है। अब मैं आगे आपको इसके उपचार के बारे में भी बात कर दूं। ये लक्षण हो गए, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं स्वाइन फ्लू का ये जान लेते हैं। थेरेपी, थेरेपी मतलब उपचार।
स्वाइन फ्लू का उपचार बता दूं। स्वाइन फ्लू के संक्रमण में एंटीवायरल दवाएं दी जाती है, एंटीवायरल मेडिसिन प्रदान की जाती है। और ये भी याद रखना, एंटीवायरल मेडिसिन संक्रमण के 2 दिन के अंदर ही प्रभावशाली होती है। यदि संक्रमण के 2 दिन से ज्यादा टाइम हो चुका है तब एंटीवायरल मेडिसिन भी कार्य नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ कि संक्रमण के अंदर ही, संक्रमण के 2 दिन के अंदर ही एंटीवायरल मेडिसिन देने से लाभ होता है स्वाइन फ्लू में। और इसके साथ ही एंटीवायरल दवाओं के अलावा एक दवा और है जिसको कहते हैं जानमवीर रिलेजा। जानमवीर रिलेजा नाम की औषधि ये स्वाइन फ्लू में विशेषकर प्रभावशाली है। जानमवीर रिलेजा ये दवा स्वाइन फ्लू के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। और इसी में टेमीफ्लू नाम की दवा भी दी जाती है। कौन सी? टेमीफ्लू। टेमीफ्लू भी एक दवा है। टेमीफ्लू का उपचार भी किया जाता है, जानमवीर रिलेजा का भी दिया जाता है उपचार। और एंटीवायरल मेडिसिन ये कारगर सिर्फ संक्रमण के 2 दिन के अंदर ही होती है। इसके बाद ये एंटीवायरल दवाइयां प्रभावशाली नहीं रह जाती, तब फिर जानमवीर रिलेजा और टेमीफ्लू का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इसका कंट्रोल करें, स्वाइन फ्लू से कैसे बचाव करें और इसका उन्मूलन कैसे करें, ये जान लेते हैं। कह सकते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव। प्रिवेंशन फ्रॉम स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से बचाव। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। स्वाइन फ्लू से बचाव। कैसे बचाव करें? जैसे कोरोना से आप लोग बच रहे हैं, सेम प्रक्रिया से आप स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। और मैं पहले बचाव की विधि बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति से कितना भी करीब अपना ही क्यों सगा हो, किसी भी प्रकार का अभिनंदन ना करें। अभिनंदन समझते हो? अभिनंदन मतलब हैंड शेकिंग, हाथ मिलाना, गले मिलना, गले माता पिता अपने बच्चों को किस करना, गाल में किस करना, माथे में किस करना, हाथ में किस करना। तो किसी भी प्रकार के अभिवादन से बचे। यानी कितना भी प्रिय व्यक्ति हो लेकिन दूर से ही अभिवादन, हाथ जोड़कर, जैसे नहीं इसमें कोरोना काल में कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम, दूर से, पास नहीं जाते, चरण स्पर्श नहीं करते, दूर से 2 फीट की 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, तो वही दूर से प्रणाम ऐसे बोले। लेकिन किसी प्रकार के अभिवादन से बचे, अर्थात गले मिलने से बचे, हाथ मिलाने से बचे और किसी भी प्रकार की किस आदि या प्यार जैसे प्रोसीजर प्रक्रियाओं से बचे। ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। भीड़ वाले इलाकों में ना जाए, सार्वजनिक स्थानों में ना जाए। तीसरा, मुख में मास्क या रुमाल लगाकर रखें। यानी मुख को, आपको अपने मुख को रुमाल या मास्क से ढककर रखना है। ये तीसरा। चौथी बात, प्रदूषित जल का प्रयोग ना करें। प्रदूषित जल समझ रहे हो? जिस जल का बीओडी
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 ppm से ज्यादा हो, वो जल प्रदूषित माना जाता है, वो जल पीने योग्य नहीं होता है। पीने के पानी का बीओडी 1 ppm होना चाहिए, 1 ppm से कम होना चाहिए। तो प्रदूषित जल के प्रयोग से बचें। और क्या करें? और ये करें कि लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, लोगों से उनके नजदीक ना जाए। यदि कोई संभावित रोगी संज्ञान में आता है तो ऐसे रोगी को एकांत स्वतंत्र रूम में रखें, एकांत रूम में रखें और उस रोगी से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें, उसके पास नहीं जाना। ठीक है? तो क्या करें? रोगी से दूरी बनाकर रखें 1 से 2 मीटर की। और अगली बात है कि रोगी को एकांत कमरे में अथवा अस्पताल में रखें, घर में ना रखें। और क्या सावधानी करना? दिन में अपने हाथ और मुख को कई बार धुलें। अब कोरोना काल में लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं हाथ पैर। कुछ लोगों को सैनिटाइजर से नहला देते। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अपने हाथों को साबुन से, हैंड वाश से दिन में कई बार धुलते रहें। मुख को धुलते रहें, चेहरे को धुलते रहें, हाथों को धुलते रहें। और अनावश्यक रूप में अपने इन हाथों को नाक और मुख के समीप ले जाने से बचें। यानी बार बार कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने हाथों को बार बार नाक और मुख के पास ले जाते हैं, इससे बचाव रखें। यानी अपने हाथों को बार बार मुख और नाक के समीप ना ले जाएं। और अगली बात, रोगी को तरल आहार देते रहें, निर्जलीकरण न होने पर। रोगी को तरल आहार जैसे दूध है, दलिया है, दाल का पानी है, ये सब तो तरल आहार रोगी को देते रहें, ये काम करें। और स्वाइन फ्लू के लक्षण प्रकट होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में या किसी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ठीक है? क्योंकि स्वाइन फ्लू में भी मृत्यु दर काफी अधिक होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्वाइन फ्लू के संबंध में मैंने बताया। अब मैं अगले रोग की बात करूंगा और उस रोग का नाम होगा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। अब हम इसे चिकनगुनिया, इसका भी कोई उपचार नहीं है। चिकनगुनिया का भी कोई उपचार नहीं है। चिकनगुनिया ये हड्डी के जोड़ों में दर्द उत्पन्न करता है। अंगुलियों में जो जोड़ है ना, ये सब हाथ पैरों में यहाँ जहाँ जहाँ जोड़ है, जोड़ों में दर्द बहुत होता है। चिकनगुनिया का वायरस होता है चिकरी वायरस। चिकरी, इसको चिकरी कहा जाता है, चिकन वायरस इसको कहा जाता है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी टाइगर मॉस्किटो के काटने से होता है। टाइगर मॉस्किटो, अभी मैंने कल ही बताया था कि सफेद मच्छर में सफेद धारियां हो, यानी एडीज एजिप्टी का बदला हुआ रूप है टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो के काटने पर चिकनगुनिया होता है। और चिकनगुनिया में क्या कौन से लक्षण आते हैं? दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, और अंग अंग में दर्द। अंग अंग में दर्द, समझ लीजिए। तो रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, अंग अंग में दर्द होता है, अंग अंग में दर्द है। और हाय राम, ये मच्छर बड़ा बेदर्द है, यानी ये मच्छर बहुत बेदर्द होता है,
जो इस तरह का चिकनगुनिया वायरस फैलाता है। और बता दूं कि चिकनगुनिया वायरस का प्रभाव ओल्ड एज लोगों में कम से कम साल भर रहता है, साल भर। और आप जैसी अवस्था में है ना 17-18 साल तक के आप लोगों पर इसका प्रभाव 2.5 महीने तक रहता। 15 दिन से 2.5 महीने तक जोड़ जोड़ में दर्द होगा, प्रकाश से डर लगेगा, प्रकाश की तरफ जाने से मन नहीं करेगा, प्रकाश से चिंता होगी, बेचैनी होगी, है ना। तो ये सारे लक्षण होते हैं। और यदि ओल्ड एज व्यक्ति है तो चिकनगुनिया का प्रभाव वर्षों रह सकता है, साल भर। और बता दो मृत्यु दर इसमें चिकनगुनिया में बिल्कुल नहीं है। मृत्यु दर 1000 लोगों में किसी एक व्यक्ति की मौत होती है चिकनगुनिया में। चिकनगुनिया में मृत्यु दर ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब क्योंकि समय नहीं ज्यादा बचा है, 5 मिनट का बचा है टाइम, 40 मिनट की क्लास होती है, तो ये समय आज का यही हम समाप्त करते हैं। और कल की क्लास हम वर्क फ्रॉम होम के तहत आपको चिकनगुनिया के बारे में और डिटेल से पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो भी बन चुका है और मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।